लास्ट लेक्चर तक हमने लिखने का काम किया था. नाउ आई एम स्टार्टिंग एक्सप्लेनेशन, बट स्टिल इसके बाद में भी अपने को फॉर्मेट्स बनाने पड़ेंगे. बट आई एम स्टार्टिंग द टॉपिक टुडे. कैश फ्लो स्टेटमेंट AS3 and Ind AS 7 is applicable. AS3 and Ind AS 7 is applicable. Now कैश फ्लो स्टेटमेंट, इसमें क्या है? कैश फ्लो स्टेटमेंट इज नथिंग बट एक कैश बुक. कैश बुक को ही कैश फ्लो स्टेटमेंट बोलते हैं. जो हम लोग 11th स्टैंडर्ड में कैश बुक बनाते थे ना, कैश बैंक अकाउंट, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट होता है. लेकिन 11th स्टैंडर्ड में जो कैश बुक सीखा था उसमें खाली दो ही चीज़ था, एक था रिसिप्ट साइड और एक पेमेंट साइड. जो भी आएगा वो रिसिप्ट डेबिट साइड, जो भी जाएगा वो पेमेंट साइड क्रेडिट साइड. पर अब जो हम लोग कैश बुक बनाएंगे ना, वो एनालिटिकल कैश बुक बनाएंगे. वी आर गोइंग टू प्रिपेयर एनालिटिकल कैश बुक. देखो मैंने एकदम सिंपल टर्म्स में लिखा है, कैश फ्लो स्टेटमेंट इज अ समरी ऑफ कैश बैंक ट्रांजैक्शंस. इट शोज फ्रॉम वेयर कैश इज रिसीव्ड एंड वेयर इट हैज बीन यूटिलाइज्ड. एकदम सिंपल. कैश फ्लो स्टेटमेंट क्या है? समरी ऑफ कैश एंड बैंक ट्रांजैक्शन. कहाँ से पैसा आया और कहाँ पे यूज हुआ, बस वही अपने को पता चलता है. तो मैंने नीचे कैश बैंक अकाउंट ही बना दिया तुमको समझाने के लिए. अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन AS3 एंड Ind AS 7? मोर और लेस सेम. तो ये बुक संभाल के रखना, ज़्यादा यूजफुल होगा. अकाउंटिंग स्टैंडर्ड की कंप्लीट बुक मेंटेन करनी है तुमको. और ये वाला स्टैंडर्ड तो पहले AS3 कर लेना प्रैक्टिस, पूरा हर एक प्रॉब्लम रिटर्न प्रैक्टिस कर लेना, फिर Ind AS 7 डायरेक्टली सॉल्व कर लेना. तो वेरी माइनर चेंज, मिनिमम चेंज. नाउ ये कैश बैंक अकाउंट है. ये कैश बैंक अकाउंट में तुम देखो ओपनिंग बैलेंस कितना है. व्हाट इज द ओपनिंग बैलेंस एंड व्हाट इज योर क्लोजिंग बैलेंस? अगर जितना कलेक्शन होता उतना ही पेमेंट होता ना, जितना कलेक्शन होता अगर उतना ही पेमेंट होता तो क्लोजिंग बैलेंस भी 50 रहता था. लेकिन अगर तुम कलेक्शन देखोगे ना, इफ यू चेक द कलेक्शन, टोटल मारो 300 प्लस 2800 प्लस 100 कम्स टू हाउ मच? 3200 का कलेक्शन है. इसका मतलब है पेमेंट 3100 का ही होगा. तो ही तो 100 रुपया बढ़ गया ना क्लोजिंग में. ये टोटल मारो जरा. दिस इज 3100. तो ओपनिंग और क्लोजिंग का मैंने सबसे पहले वो बता दिया. अभी हम लोग क्या है ना, अभी तक अपन ने खाली रिसीट्स पेमेंट सीखा था, लेकिन अब इसका पोस्टमार्टम करेंगे. हर एक चीज को एनालाइज करेंगे कि क्लोजिंग बैलेंस क्यों ज्यादा हो गया. वाई क्लोजिंग बैलेंस इज मोर? बिकॉज कलेक्शन वॉज 3200 एंड पेमेंट इज 3100. ऊपर का 50 प्लस 100 ऐड हो गया तो क्लोजिंग इज 150. लेकिन जो कलेक्शन भी हुआ ना, वो अलग अलग रीजन से हुआ. सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स. कितना शेयर्स इश्यू करने से आया? 300. तो याद रखना, कोई भी पैसा आया या गया बिकॉज ऑफ लाइबिलिटीज, लाइबिलिटी साइड की वजह से शेयर्स इश्यू करना, लोन लेना, हैव यू गॉट इट? ये सबको बोला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी. क्या बोला जाएगा? तो अभी रिसीट्स पेमेंट्स अलग तरीके से बनेगा. अब रिसीट्स पेमेंट्स एक सिंगल, एक पूरा रिसीट्स और पूरा पेमेंट्स नहीं बनेगा. रिसीट्स में 3 डिवीजन होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग. और पेमेंट्स में भी 3 डिवीजन होगा, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग. तो अपने को यह मालूम होना चाहिए कितना ऑपरेटिंग, ये जो 100 रुपया बढ़ा है ना, कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से, कितना इन्वेस्टिंग और कितना फाइनेंसिंग. तो देखो, इश्यू ऑफ शेयर्स हो या लोन टेकन हो, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो या लोन रीपेमेंट हो, ये सबको बोला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी. क्योंकि पैसा आया भी लाइबिलिटी की वजह से है और गया भी लाइबिलिटी की वजह से है. तो कैपिटल और लोन्स के वजह से अगर पैसा आता है या जाता है तो वो फाइनेंसिंग एक्टिविटी. कौन सी एक्टिविटी? लेकिन एसेट सेल करना या एसेट परचेज करना, एसेट सेल करोगे तो पैसा आएगा, परचेज करोगे तो पैसा जाएगा. तो अगर एसेट से रिलेटेड इनफ्लो और आउटफ्लो होता है ना कैश का, तो उसको हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी. विच एक्टिविटी? और जो ट्रेडिंग P&L के आइटम्स है उनके वजह से अगर पैसा आएगा या जाएगा ना, उसको हम लोग बोलेंगे ऑपरेटिंग एक्टिविटीज. विच एक्टिविटीज?
तो देखो इश्यू ऑफ शेयर्स, इश्यू ऑफ शेयर्स क्या बोलोगे, विच एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। लेकिन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलोगे, हाँ सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को हम लोग बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, बराबर ना। एंड व्हाट अबाउट दिस कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, क्योंकि कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स इज नथिंग बट कलेक्शन ऑफ सेल्स। अरे डेटर्स टू सेल्स, कैश बैंक टू डेटर्स, डेटर्स कट हो गया तो नेट एंट्री क्या बनी, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। तो ये तो ट्रेडिंग पीएनएल वाला कलेक्शन है ना। तो डेटर से कलेक्शन करना, क्रेडिटर्स को पेमेंट करना, ये सब ट्रेडिंग पीएनएल आइटम्स है। क्रेडिटर्स को पेमेंट करना क्या होता है, परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक। क्रेडिटर कट हो गया तो एंट्री क्या बन गई, परचेज टू कैश बैंक। हैव यू गॉट इट। तो बोलो इश्यू ऑफ शेयर्स इज विच एक्टिविटी, जोर से बोलो। सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज, एंड कलेक्शन ऑफ डेटर्स। अच्छा दूसरे साइड जाते हैं, बोलो पेमेंट टू क्रेडिटर्स इज विच एक्टिविटी, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, क्योंकि ये परचेजर्स का पेमेंट है। इवन व्हाट अबाउट वेजेस एंड सैलरीज, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, समझा क्या नहीं। इवन इनकम टैक्स पेड भी तो पीएनएल में आएगा, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। ये तीन तो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज हो गया। और उसके बाद में परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को क्या बोलोगे, परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स को बोलेंगे इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। एंड रीपेमेंट ऑफ लोन को क्या बोलोगे, रीपेमेंट ऑफ लोन आ गया ना, रीपेमेंट ऑफ लोन इज, ये आ गया फाइनेंसिंग एक्टिविटी। अच्छा उसके ऊपर एक और चीज क्या बच गया है, डिविडेंड पेड बच गया। तो अभी डिविडेंड हम क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने शेयर्स इश्यू किया। इंटरेस्ट क्यों पे कर रहे हैं, क्योंकि हमने डिबेंचर्स इश्यू किया है, लोन लिया है। शेयर होल्डर से पैसा लिया है या हमने लोन का पैसा लिया है, तो ही तो डिविडेंड और इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो ये फाइनेंस लिया इसीलिए देना पड़ रहा है ना, इसको भी बोला जाएगा फाइनेंसिंग एक्टिविटी। तो डिविडेंड पेड इज ऑल्सो फाइनेंसिंग एक्टिविटी। देख लो तुमने तो क्लासीफाई कर लिया। अब क्लासीफाई कर लिया ना, तो ये जैसे मैंने टोटल लिखा था ना, टोटल कलेक्शन एंड टोटल पेमेंट, तो अब मेरे को कितना कलेक्शन ऑपरेटिंग एक्टिविटी की वजह से हुआ है, माइनस पेमेंट करके कितना ऑपरेटिंग एक्टिविटी का कैश बचा, कितना कलेक्शन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से हुआ है, माइनस पेमेंट करके, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी के लिए पेमेंट भी तो है, पेमेंट करके इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से कितना बचा हुआ है। सेम वे फाइनेंसिंग एक्टिविटी से कितना पैसा आया और फाइनेंसिंग एक्टिविटी के वजह से कितना पैसा चला गया और क्या बचा हुआ है। अब वो इंडिविजुअली अपने को, समझा क्या नहीं, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग फाइनेंसिंग निकालना है, ऑपरेटिंग इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। तो सबसे पहले इश्यू ऑफ शेयर्स, बोलो कौन सा एक्टिविटी, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। नीचे जाओ फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी लिखा है ना, तो यहां पे लिख दो इश्यू ऑफ शेयर्स। इश्यू ऑफ शेयर्स कितना अमाउंट है ऊपर, 300। दिस मनी कम्स इन और गोज आउट, कम्स इन तो पॉजिटिव होएगा, गोज आउट तो नेगेटिव, क्योंकि इधर कोई डेबिट क्रेडिट नहीं है। आएगा वो डेबिट, वो पॉजिटिव, जाएगा वो नेगेटिव। अच्छा ऊपर जाते हैं, इसके बाद ये 2800 कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स है ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज। तो देख लो ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एनालिटिकल कैश बुक लिखा है ना, उसके नीचे पॉइंट नंबर 1 क्या लिखा है, फ्रॉम ऑपरेटिंग, और ब्रैकेट में क्या लिखा है। आइए डायरेक्ट इनडायरेक्ट बाद में बताऊंगा, पहले तो लिख दो कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स, कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स। बोलो क्या वैल्यू है, पैसा आ रहा है ना, आएगा तो पॉजिटिव या नेगेटिव। अच्छा अभी ऊपर चले जाओ और उसके बाद बोलो नेक्स्ट आइटम क्या है, सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट इज विच एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में चले जाओ एंड राइट हियर सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। वैल्यू बोलो कितनी है, पॉजिटिव और नेगेटिव, पॉजिटिव। हो गया ना ये साइड। अब दूसरे बाजू आते हैं पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बोलो ये कौन सी एक्टिविटी,
ऑपरेटिंग एक्टिविटी में चले जाओ और लिख दो पेमेंट टू, माइनस साइन डाल दो, माइनस पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्या वैल्यू है 2000, ब्रैकेट में डाल देना, नेगेटिव है ये। फिर उसके बाद में नेक्स्ट आइटम है परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, विच एक्टिविटी, क्या बोल रहे हो, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में जाके लिख दो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वैल्यू बोलो, पॉजिटिव नेगेटिव, कि पैसा जा रहा है। उसके बाद में 300 वेजेस एंड सैलरीज, बोलो क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या लिखने का अपने को, वेजेस एंड सैलरीज पेड, पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज। पेमेंट फॉर वेजेस एंड सैलरीज, वैल्यू बोलो 300, पॉजिटिव या नेगेटिव, नेगेटिव 300। और उसके बाद में इनकम टैक्स पेड, ये कौन सा एक्टिविटी, ऑपरेटिंग में देखो लेस इनकम टैक्स पेड है ना, 250। एक मिनट है, जरा माइनस करके कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स निकाल लो, 500 है क्या, तो आफ्टर टैक्स 250 बच जाएगा, लेकिन पॉजिटिव बचा ना, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से तुमने 250 रुपीज़ कमाया है। अब अपने को और ऐसा कभी कैश बैंक अकाउंट में तो सोचा भी नहीं था अपन लोग ने, लेकिन अब मालूम पड़ गया कि बिजनेस ऑपरेशन से कितना कमाया, 250। अभी डिविडेंड पेड इज विच एक्टिविटी, एंड व्हाट अबाउट रीपेमेंट ऑफ लोन, लिख दो डिविडेंड पेड, कितना डिविडेंड पेड है 50, एंड रीपेमेंट ऑफ लोन कितना है 300। रीपेमेंट ऑफ लोन 300, बस फिर तो क्लोजिंग बैलेंस आ गया ना। तो हमने सब जो भी कलेक्शन और पेमेंट था लिख दिया। बोलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कितना 250 है, लेकिन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में नेगेटिव 100 है, और यहाँ पे क्या पोजीशन है, नेगेटिव 50 है। हाँ तो देख लो ना, जो 250 का सरप्लस आया था ना, बिजनेस में बिजनेस करके गुड्स बेच के बिजनेस को ऑपरेट करके 250 का जो सरप्लस आया था, उसमें 100 रुपीज़ का एसेट खरीदा है। बिजनेस में जो कमाया उससे 100 रुपीज़ का तो एसेट खरीदा है, और 50 रुपीज़ का डिविडेंड पे किया है। अरे डिविडेंड थोड़ी लोन लेके चुकाते हैं। कोई पूछेगा लोन क्यों ले रहे, डिविडेंड देने का है, ऐसा होता है क्या, या एसेट क्यों बेच रहे हो, डिविडेंड देने का है। डिविडेंड तो प्रॉफिट से दिया जाता है, तो ऊपर कैश फ्रॉम ऑपरेशन तो प्रॉफिट्स का कैश है, प्रॉफिट्स का कैश है, जो हमने प्रॉफिट्स कमाए ना उसका कैश फॉर्म है। तो देख लो 250 में से अगर 100 रुपीज़ पे कर दिया एसेट्स खरीदने के लिए, क्योंकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी नेगेटिव जा रहा है, 50 रुपीज़ अगर डिविडेंड दे दिया तो 150 रुपया निकल गया, तो नेट क्या बचेगा 100 रुपया, तो नेट 100 रुपया बचेगा। इसलिए तो बोलता हूँ ना, तुम्हारा ओपनिंग बैलेंस कितना था 50 था, ओपनिंग बैलेंस 50 था, और ऑपरेटिंग एक्टिविटी का 250 आया था, उसमें से 100 रुपीज़ का एसेट खरीद लिया और 50 रुपीज़ का डिविडेंड दे दिया, तो देख लो तुम्हारे पास 100 रुपीज़ बचा। तो ओपनिंग बैलेंस के साथ करंट ईयर का कलेक्शन माइनस पेमेंट करके 100 रुपीज़ सरप्लस बचा था, वो ऐड करेंगे तो क्लोजिंग बैलेंस ही तो आएगा। कर दिया पोस्टमार्टम। लेकिन इससे एक चीज समझ में आ गई कि कैश फ्लो स्टेटमेंट कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं है। कैश फ्लो स्टेटमेंट इज कैश बुक। कैश बुक इज व्हाट, कैश बैंक अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट्स, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, रिसीट्स एंड पेमेंट्स। लेकिन रिसीट्स और पेमेंट्स जो है ना, उसको 3 एक्टिविटी में डिवाइड करेंगे तो पता चलेगा बिजनेस करके क्या कमाया।
नहीं तो क्या है ना, कैपिटल रेवेन्यू सब एक ही साथ आता है ना। रिसीट में देखो ना, रिसीट साइड में इश्यू ऑफ शेयर्स भी आ गया, रिसीट साइड में इश्यू ऑफ डिबेंचर्स भी आ गया। हैव यू गॉट इट? रिसीट साइड में सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स भी आ गया, सेल्स का पैसा भी आ गया। तो इसको हमने बाइफरकेट कर दिया और हमने ये समझ लिया कितना बिजनेस करके आया है, कितना एसेट्स बेच के आया है और कितना फाइनेंसिंग एक्टिविटी से आया है। जो कलेक्शन को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया, थोड़ा बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए। लेकिन प्लांट एंड मशीनरी खरीदा, पेमेंट में शेयर्स इश्यू किया, तो एंट्री क्या आएगी? प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोनस शेयर्स इश्यू किया तो एंट्री क्या पास करेंगे? रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर। बोनस वाले तो टॉपिक में 3 एंट्री 2 एंट्री बोलते हैं, उसके अलावा क्या बोलने का? रिजर्व्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। तो इसमें कैश बैंक आया क्या डेबिट या क्रेडिट में? कहीं पे भी कैश बैंक डेबिट क्रेडिट में नहीं है। अगर कैश बैंक कहीं पे भी डेबिट क्रेडिट में नहीं है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? ये कैश बैंक में लिखेंगे क्या? नहीं। तो याद रखना, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा, सामने पेमेंट शेयर से किया, फिक्स्ड एसेट्स टू इक्विटी शेयर कैपिटल। बोले कैश आइटम ही नहीं, कैश फ्लो में जाएगा ही नहीं। बोनस शेयर्स इश्यू किया, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। कैश डेबिट भी नहीं, क्रेडिट भी नहीं, तो कैश बैंक में जाएगा ही नहीं। कैश बैंक में नहीं जाएगा तो कैश फ्लो स्टेटमेंट कैश बैंक अकाउंट ही तो है, खाली उसका शेप बदल दिया है अपन ने। ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। अच्छा, ये जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना, यहां पे क्या लिख के रखा है अपन ने? डायरेक्ट मेथड। ऑपरेटिंग एक्टिविटी में लिख के रखा है डायरेक्ट मेथड। तुम देखो, डायरेक्ट कलेक्शंस, बिजनेस ऑपरेट करने के लिए जो कलेक्शंस है माइनस पेमेंट करेंगे ना। देख लो, डेटर्स टू सेल्स, कैश बैंक टू डेटर्स। तुम्हारा कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स 2800 था ना? कलेक्शन फ्रॉम डेटर्स कितना था? हाँ, तो डेटर्स टू सेल्स 2800, वही तो कलेक्ट हुआ है, कैश बैंक टू डेटर्स। तो देख लो, सेल्स तुम्हारा पैसा आ गया, वो कलेक्शन में से पेमेंट क्या किया अपन ने? सबसे पहले पेमेंट किया परचेजर्स का, परचेजर्स का पेमेंट किया, बराबर ना? तो परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक। अरे पेमेंट टू क्रेडिटर्स है ना अपने पास, परचेज टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स टू कैश बैंक। इसमें से हमने और क्या पे किया? हमने इसमें से वेजेस एंड सैलरीज पे किया। डेप्रिसिएशन पे करते हैं क्या? आता है क्या कैश बैंक में? नहीं, कैश बैंक में नहीं आता। आरडीडी कैश बैंक में आता है क्या? इनकम टैक्स तो पे किया ना? तो देखो, इनकम टैक्स अपन ने पे किया है ना? तो 2800 में से माइनस क्या किया? सबसे पहले 2000, और माइनस क्या किया? 300, और क्या माइनस किया? 250। जरा कैलकुलेट करो। $2800 माइनस 2000 माइनस 300 एंड माइनस 250, क्या बच गया? 250। वही तुमको उधर आया है। ये डायरेक्ट मेथड ही तो है, ये ऑपरेटिंग एक्टिविटी है ना। डायरेक्ट मेथड का मतलब है डायरेक्टली ऑपरेशन, बिजनेस ऑपरेशन से जो कैश आया माइनस बिजनेस ऑपरेशन के लिए जो कैश का खर्चा हुआ। लेकिन एक और तरीका है, बोलो, ये जो नेट प्रॉफिट आया वो कितना है? ये ऑल इनकम्स माइनस एक्सपेंसेस से आया ना। लेकिन एक्सपेंसेस में एक एक्सपेंसेस ऐसा भी है, अरे नेट प्रॉफिट तो मैंने नेट प्रॉफिट चेक किया पीएनएल में 150 रुपया, लेकिन मैंने कैश का डब्बा खोल के देखा तो 250 रुपया। नेट प्रॉफिट कितना बुक्स में? 150। तो मैंने बोला कैश का डब्बा खोलो, देखो 150 होएगा। बोले नहीं, 250 है। तो क्यों ज्यादा है? ज्यादा इसलिए है क्योंकि आरडीडी डेबिट तो हुआ है, जिसके वजह से प्रॉफिट रिड्यूस हुआ, लेकिन कैश बाहर गया क्या? नहीं। डेप्रिसिएशन डेबिट हुआ है, कैश बाहर गया क्या? वो ये दोनों एक्सपेंस डेबिट होने के वजह से प्रॉफिट तो रिड्यूस हो गया, लेकिन कैश बाहर नहीं गया। तो मैं और एक तरीके से मैं समझा सकता हूं, बोले टेंशन मत लो, उधर कैश बॉक्स में 250 रुपया और नेट प्रॉफिट 150 क्यों दिख रहा है?
क्योंकि नेट प्रॉफिट 150 प्लस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश एक्सपेंस, क्या बोलूंगा मैं? नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश। और मेरे पास दो है, एक तो है डेप्रीसिएशन और दूसरा है आरडीडी। बाद में इसकी लिस्ट और बड़ी हो जाएगी। फर्स्ट डेट पे मैं तुमको टॉपिक बहुत ज्यादा बता दूंगा तो समझेगा ही नहीं, तो तुम्हारे दिमाग में बैठे उतना ही बोलो। डेप्रीसिएशन कितना है और आरडीडी कितना है? 50। तो 50 हो गया 100। ये लो 250 रुपया कैश के डब्बे में जो है मैच हो गया। तो ये उल्टा जाके हुआ ना, नेट प्रॉफिट के साथ एडबैक करके हो गया, तो इसको उल्टा जाके हो गया तो इसको बोलेंगे उल्टा मेथड। उल्टा मेथड, वो सीधा मेथड था, डायरेक्ट था, और ये उल्टा मेथड, तो इसका नाम क्या है? इनडायरेक्ट मेथड। चलो कॉपी कर लो ये भी। तो इनडायरेक्ट ऑपरेटिंग एक्टिविटी ही दो मेथड से बनता है, बाकी के लिए नहीं होता है, बाकी सब से एक ही है। इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कोई ऐसा नहीं कि अभी सर उसमें भी बता दो, होएगा तो बताओ ना, नहीं है इसी में तो है खाली। इधर ही तो पीएनएल से तो यही बनता है ना। पीएनएल में मैं दो तरीके से कैश निकाल सकता हूं, एक तो कलेक्शन माइनस ऑपरेटिंग, कलेक्शन माइनस ऑपरेटिंग पेमेंट्स, और दूसरा नेट प्रॉफिट के साथ उल्टा जाके ऐड बैक करके। बोलो लॉजिक क्लियर हुआ क्या? लॉजिक इज नथिंग बट रीजंस, जो हम कर रहे हैं उसका रीजनिंग और कुछ नहीं। लॉजिक इज नॉट मैजिक कि कुछ तो जबरदस्त बताया, समझेगा नहीं। तुमको भी लगेगा है जबरदस्त चीज है लेकिन समझ रहा नहीं, नहीं। लॉजिक मीन्स जस्ट द रीजंस, नथिंग एल्स। एक दिन पूरा समझा दिया मैंने, फिर एक स्टूडेंट बोलता सर लॉजिक क्या है? मतलब भगवान को मालूम है, मेरे को नहीं मालूम। मेरे को जितना मालूम था रीजंस को लॉजिक बोलते हैं। लॉजिक कोई फॉर्मूला नहीं होता है, ये फॉर्मूला दे दिया वो ये कुछ नहीं, दिस इज द रीजन। कैश बुक है वो कैश फ्लो है, और वो कैश फ्लो में 3 एक्टिविटी में डिवाइड किया, रीजनिंग ही तो बता रहा हूं। एंड 3 एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। और ऑपरेटिंग पीएनएल के वजह से बन रहा है, क्योंकि पीएनएल से जो कलेक्शंस, ऑपरेटिंग एक्टिविटी का मतलब है बिजनेस ऑपरेट करके, बिजनेस ऑपरेट करके मतलब ट्रेडिंग करके जो कमाया वो, तो ट्रेडिंग पीएनएल से बनता है। तो वो दो तरीके से बना सकते हैं, डायरेक्ट मेथड एंड इनडायरेक्ट मेथड। अच्छा ये तो हो गया। अब आ जाते हैं मेन बात पे। लॉजिक वॉजिक सब साइड में रह जाएगा, एग्जाम में सॉल्व करने को नहीं आया ना तो इंटर में पड़े रह जाओगे। अपने को सॉल्व करने के लिए मेथोडोलॉजी पे जाना पड़ेगा। देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ रीजनिंग एंड मेथोडोलॉजी टू पास एग्जाम्स। एग्जाम में मैं खाली रीजनिंग ही देते रहूं, बहुत मजा आता है, सॉल्व करने को ही नहीं आता है तो तुम फेल होना पक्का है। मैं रीजनिंग दूं ही नहीं, खाली मेथोडोलॉजी दूं, तो जरा भी चेंजेस आ गया तो गए, सेम टू सेम आ गया तो छाप के आ जाओगे 100 में से 100, थोड़ा सा चेंज हो गया तो गए। तो देयर शुड बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ अंडरस्टैंडिंग एज वेल एज मेथोडोलॉजी। नाउ वी कम टू मेथोडोलॉजी। सिंपल है, क्या लिखा है ऊपर? हाँ मालूम होना चाहिए प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा। प्रॉब्लम में क्या दिया रहेगा? नंबर 1 ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट दिया रहेगा। ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट, बैलेंस शीट है बिगिनिंग ऑफ द ईयर एंड एंड ऑफ द ईयर। दूसरा अदर इंफॉर्मेशन, अदर इंफॉर्मेशन इज नथिंग बट एडजस्टमेंट्स। लेकिन ये एडजस्टमेंट्स दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है अनरिकॉर्डेड एंड ऑफ द ईयर या रॉन्गली रिकॉर्डेड। अनरिकॉर्डेड होता है, फाइनल अकाउंट्स में 2 एडजस्टमेंट आते हैं। अनरिकॉर्डेड होता है तो अपन रिकॉर्ड करते हैं, और रॉन्गली रिकॉर्डेड होता है तो रेक्टिफाई करते हैं। ये 2 टाइप के एडजस्टमेंट्स आते हैं। लेकिन ये कौन सा एडजस्टमेंट है? ना तो अनरिकॉर्डेड है ना रॉन्गली रिकॉर्डेड है, ये रिकॉर्डेड है। अरे बैलेंस शीट बन चुकी है, बैलेंस शीट बनाने में ये एडजस्टमेंट्स यूज हुए थे, ये एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है। ये तो तुमको इंफॉर्मेशन दे रहे कि ऊपर जो बैलेंस शीट बना है ना उसमें यही एडजस्टमेंट्स हुआ था। क्यों? क्योंकि अपने को बने हुए फाइनल अकाउंट से कैश बुक बनानी है। अपने को ओपनिंग क्लोजिंग बैलेंस दे दिया और एडजस्टमेंट दे दिया, बोले इससे तुम्हें ना ड्यूरिंग द ईयर जो कैश बुक बनी थी ना वो वापस से बनाओ, और वो वैसे मत बनाओ जैसे एफआईडीसी में बनाते थे, एक ग्रेजुएट और सीए इंटर का बच्चा बनाता है वैसे बनाओ। मतलब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग। यू आर नॉट अलाउड टू चेंज एनी फिगर फ्रॉम बैलेंस शीट।
You are not allowed to introduce any new adjustment. Whatever adjustment entries are given, they are already recorded. वो बैलेंस शीट में रिकॉर्डेड है, वो हमको एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है कैश बुक बनाने के लिए. तो ये जो एडजस्टमेंट्स है ये अनरिकॉर्डेड नहीं है, रॉन्गली रिकॉर्डेड नहीं है, ऑलरेडी रिकॉर्डेड है. हैव यू गॉट इट? बैलेंस शीट का ओपनिंग क्लोजिंग मिल जाएगा और ये एडजस्टमेंट्स है ना, उसकी हेल्प से हम लोग वापस से वो जो कैश बुक बन चुकी है ना ऑलरेडी, वो वापस से रीड्राफ्ट कर लेंगे. फिर बोलोगे सर कैश फ्लो स्टेटमेंट कंपलसरी है क्या सब कंपनी को बनाना? कुछ कंपनीज को एग्जेम्प्टेड है. मेरा एक इंट्रोडक्शन का लेक्चर, मैं इंट्रोडक्शन के लेक्चर में मैं बताता हूं हमेशा. सम कंपनीज, फॉर सम कंपनीज कैश फ्लो स्टेटमेंट इज एग्जेम्प्टेड. इट इज नॉट मैंडेटरी फॉर ऑल. वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या क्या आता है? फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में आता है बैलेंस शीट, पीएनएल, कैश फ्लो स्टेटमेंट, नोट्स टू अकाउंट. लेकिन कुछ कंपनीज को ये कैश फ्लो स्टेटमेंट एग्जेम्प्टेड है. देयर आर सम टाइप्स ऑफ कंपनीज. बाकी जिनके लिए एप्लीकेबल है उनको तो कैश फ्लो स्टेटमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ इंक्लूड करना ही पड़ेगा. चलो अभी हो गया व्हाट विल बी गिवन, तो हो गया ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस शीट एंड अदर एडजस्टमेंट्स. नंबर 2 में क्या लिखा है? हाँ, सबसे पहले क्या बनाएंगे? कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाएंगे. बट वो ऐसे नहीं, रिसीट्स, पेमेंट्स, एनालिटिकल, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग एंड फाइनेंसिंग, एनालिटिकल कैश बुक बनाएंगे. फिर क्या लिखा है? हाँ, रिकंसिलेशन ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स. वो बनाया था ना, A प्लस B प्लस C प्लस ओपनिंग, तो क्लोजिंग आ जाता है. समझा क्या नहीं? दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर. फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? हाँ, फिर बनाएंगे वर्किंग नोट्स. आफ्टर दैट वी आर गोइंग टू प्रिपेयर वर्किंग नोट्स. चलो नंबर 3 क्या है अभी? एडजस्टमेंट्स. अभी एडजस्टमेंट्स, जो एडजस्टमेंट्स बोला ना, एडजस्टमेंट्स होंगे तो अपने को एडजस्टमेंट्स की एंट्रीज पास करनी है. वी विल पास द एंट्रीज फॉर एडजस्टमेंट्स. सबसे पहले क्या लिखा है? इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स. क्योंकि एंट्री बेस्ड है, एंट्री आनी चाहिए तुम लोगों को. इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर्स, तो अपन ने ये सब टॉपिक किया हुआ है शुरू में. मैंने राइट फ्रॉम बिगिनिंग है सब कुछ कराया तुम लोगों को. जब शेयर्स इश्यू करते तो क्या करते हम लोग? अब इधर एप्लीकेशन अलॉटमेंट नहीं करते बैठने का. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, और अगर प्रीमियम होगा तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. चलो लिखो, राइट डाउन. बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट. अमाउंट काय के लिए चाहिए? ये मैंने प्रोफोर्मा एंट्रीज दिया, अमाउंट नहीं दिया. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. डन. हाँ, फिर उसके बाद क्या है उसके नीचे? इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स. बोलो, इश्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की क्या एंट्री पास करेंगे? क्या बोल रहे हो? बैंक अकाउंट डेबिट हो? हाँ, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, और प्रीमियम रहेगा तो टू, लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट टू, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट, सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट. सामने वाले साइड पे जाओ, ये देखो क्या लिखा है? नाउ बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स. लिसन ऑल ऑफ यू, और बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स, जब हम लोग शेयर्स इश्यू करते तो क्या एंट्री पास करते हैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम. बायबैक करेंगे तो उल्टा हो जाएगा. बायबैक करेंगे तो एंट्री क्या बन जाएगी? वापस दे रहे ना पैसा शेयर्स लेके. इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बैंक टू पीएनएल और जनरल रिजर्व्स, टू पीएनएल और. वैसे बायबैक में सिक्योरिटीज प्रीमियम यूज हो सकता है, लेकिन मैं अवॉइड करता हूं.
इट कैन बी, क्योंकि बायबैक रीपेमेंट ऑफ कैपिटल है, कैपिटल प्रॉफिट्स कैन बी गिवन, बट रिडम्पशन में नहीं होता है यूज। तो लिख दो वहां पे इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीएनएल स्लैश जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, वो प्रीमियम के लिए, पीएनएल स्लैश जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक, टू बैंक। तुमने याद है 4 एंट्री पास की थी रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में, रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम पेमेंट, ये तीनों एंट्री को मर्ज किया जा सकता है। ये तीनों एंट्री को मर्ज करेंगे तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स निकल जाएगा। वैसे ही बायबैक ऑफ इक्विटी शेयर्स में भी 4 एंट्री होती है, बायबैक ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम पेमेंट एंड ट्रांसफर टू सीआरआर। सेम ऐसी एंट्री आती है, तो मैंने पहली 3 एंट्री को मर्ज कर दिया। पहली 3 एंट्री क्या, बायबैक ड्यू क्या होता है, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट प्रीमियम ऑन बायबैक टू इक्विटी शेयर होल्डर, फिर प्रीमियम के लिए पीएनएल और जनरल रिजर्व्स टू प्रीमियम ऑन बायबैक, फिर इक्विटी शेयर होल्डर्स टू बैंक। तो ये तीनों को मर्ज करके क्या बना दिया, इक्विटी शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम के लिए जो रिजर्व्स यूज हुआ वो रिजर्व्स डेबिट टू बैंक। हाँ, वो 4th एंट्री बाकी, वो करेंगे बाद में। उसके नीचे वाला ट्रांजैक्शन देखो, ये क्या है, क्या ये, हाँ, तो इसमें भी पहली 3 एंट्री को मर्ज कर देते हैं ना। रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स में 4 एंट्री दी है, क्या 4 एंट्री दी है, रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम पेमेंट एंड पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सीआरआर, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सीआरआर। तो एंट्री क्या बन जाएगी अपनी, तीनों पहली 3 एंट्री को मर्ज कर देंगे ना, तो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स निकल जाएगा, प्रीमियम निकल जाएगा। तो फिर से एंट्री क्या बनेगी, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीएनएल और जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू बैंक। लिख दो प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, पीएनएल स्लैश जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, to bank account, to bank account. Is this done? अब देखो ना, ट्रांसफर टू सीआरआर, ट्रांसफर टू सीआरआर याद है, इक्वेशन बनाया था, नॉमिनल वैल्यू ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स टू बी रिडीम्ड इज इक्वल टू नॉमिनल वैल्यू ऑफ फ्रेश इश्यू प्लस डिविजिबल प्रॉफिट्स, है ना, ये इक्वेशन बनाया था। तो जितना प्रेफरेंस शेयर्स फ्रेश शेयर से पेमेंट कर देते हैं वो ठीक है, लेकिन अगर फ्रेश शेयर से पेमेंट नहीं करते तो डिविजिबल प्रॉफिट से पे करते हैं, और डिविजिबल प्रॉफिट से पे करते हैं तो डिविजिबल प्रॉफिट्स को ट्रांसफर करते हैं सीआरआर, बराबर ना। लेकिन अगर पूरा फ्रेश इश्यू से ही अगर रिडम्पशन हो गया तो सीआरआर, डिविजिबल प्रॉफिट से पेमेंट ही नहीं हुआ तो सीआरआर क्रिएट ही नहीं होगा, समझा कि नहीं। यहां पे ये टॉपिक में जो बैलेंस शीट दिया हुआ है वो हम लोग बना रहे कि ऑलरेडी बनी हुई है, ऑलरेडी बनी हुई है। तो अगर उसमें सीआरआर तुमको दिख रहा है ना, तो इसका मतलब है डिविजिबल प्रॉफिट से पेमेंट हुआ है और सीआरआर क्रिएट हुआ है। तो अगर गिवन बैलेंस शीट में सीआरआर है तो ट्रांसफर टू सीआरआर के एंट्री पास करना, और अगर गिवन बैलेंस शीट में सीआरआर नहीं है तो इसका मतलब है पूरा रीपेमेंट फ्रेश इश्यू से हो गया। तो मैंने नीचे नोट दिया हुआ है, क्या नोट दिया हुआ है, अगर सीआरआर अकाउंट दिख रहा है बैलेंस शीट में तो एंट्री फॉर सीआरआर पास करना, और फिर अगर सीआरआर नहीं दिख रहा है तो कोई एंट्री पास करने की जरूरत नहीं है। फिर आगे क्या लिखा है, अभी इश्यू ऑफ डिवेंचर्स, जैसे शेयर्स इश्यू करते हैं वैसे ही डिवेंचर्स भी इश्यू करते हैं। बोलो, डिवेंचर्स इश्यू करते हैं तो एंट्री क्या पास करते हैं हम लोग, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, रेट ऑफ इंटरेस्ट चिपका देने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू, रुक जाओ घाई क्या तुमको लिखने का, बैंक अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स, और अगर प्रीमियम होगा तो टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। पर डिवेंचर्स तो डिस्काउंट पे भी इश्यू हो सकता है, शेयर्स डिस्काउंट पे नहीं होता है इश्यू, डिवेंचर्स तो हो सकता है। तो एंट्री क्या बन जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट टू 10% डिवेंचर्स टू सिक्योरिटीज प्रीमियम इफ एनी। मतलब मैं तो प्रोफोमा एंट्री देना, दोनों थोड़ी हो सकता है एक साथ, प्रोफोमा एंट्री लिया है इसलिए हम लोग दोनों लिख रहे हैं। राइट डाउन, बैंक अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट डेबिट डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स अकाउंट डेबिट
टू 10% डिवेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट डन टू सिक्योरिटीज प्रीमियम अकाउंट। दूसरे बाजू क्या लिखा है? नाउ रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स। रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर्स वैसे ही होएगा ना। अरे डिबेंचर्स आया था तो जो ऊपर भी जैसे 4 एंट्री रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स की आती है ना, क्या एंट्री आती है? रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम, पेमेंट टू हाँ रिडम्पशन ड्यू, मीटिंग ऑफ प्रीमियम, पेमेंट टू डिबेंचर होल्डर्स, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स, पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। इसमें पेड आउट ऑफ प्रॉफिट्स ट्रांसफर टू सीआरआर क्रिएट नहीं होता है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स होता है। बट वही 4 एंट्री आएगी, देख लो सेम 4 एंट्री आएगी। इसलिए मैं तुम लोगों को एक्स्ट्रा क्वेश्चन देता हूं कि ताकि अपने से करते रहोगे ना तो जब आगे बढ़ते हैं तो याद रहता है। और जो एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स को इग्नोर मारते हैं कि नहीं रहने दो, नहीं करने का है, तो वो बाद में आगे जाके सब भूल जाते हैं। क्योंकि अपने को टॉपिक्स याद तभी रहेगा जब अपन ने खुद से कुछ किया होगा उस पर। तो देख लो अब अपने को एंट्री पास करनी है, क्या एंट्री पास करेंगे? अपन तो मर्ज कर देंगे सबको, जैसे ऊपर मर्ज किया था वैसे ही मर्ज कर देंगे। तो अपनी एंट्री क्या बन जाएगी? 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, पीएनएल और जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। राइट डाउन 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, 10% डिवेंचर्स अकाउंट डेबिट, प्रीमियम के लिए पीएनएल स्लैश जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, पीएनएल स्लैश जनरल रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डन। उसके बाद में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन लोन टेकन। बोलो लोन टेकन के लिए क्या एंट्री पास करना चाहिए? बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। क्या बोलेंगे हम लोग? लिख दो बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन। बैंक अकाउंट डेबिट टू लोन लिख दिया। उसके बाजू में नेक्स्ट ट्रांजैक्शन क्या दिखता है? तो लोन रिपेड की क्या एंट्री आएगी? लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक, लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, डन। अच्छा फिर उसके बाद क्या है नेक्स्ट? अरे बोनस शेयर्स टॉपिक में 3 एंट्री और 2 एंट्री थी। यहां पे तो डायरेक्टली बोलने का कैपिटलाइजेशन ऑफ रिजर्व्स, इन शॉर्ट रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। लिख दो रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू रिजर्व्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। हाँ फिर उसके बाद क्या इधर? परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स अगेंस्ट शेयर्स। तो एंट्री क्या बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, डन। हाँ फिर बोलो नेक्स्ट क्या है? डिविडेंड रिसीव्ड एंट्री क्या पास करेंगे? बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट, बैंक अकाउंट डेबिट टू डिविडेंड अकाउंट। और ये क्या लिखा हुआ है? प्री एक्विजिशन डिविडेंड का मतलब होता है हमारे शेयर्स खरीदने के पहले का डिविडेंड। हमारे शेयर्स खरीदने के पहले के डिविडेंड को बोलते हैं प्री एक्विजिशन डिविडेंड। प्री एक्विजिशन डिविडेंड मैंने शेयर्स खरीदा था 1000 शेयर्स,
10 रुपये में 10,000 रुपया दिया, लेकिन मैंने ये शेयर्स कभी खरीदा है 1 अप्रैल 2023 को। तो अभी 2023 और 2024 का जो डिविडेंड होगा वो मेरा होगा, लेकिन शेयर्स खरीदते ही कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर किया। कभी का डिविडेंड किया? लास्ट ईयर का डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, क्योंकि मेरे नाम पे रजिस्टर्ड था, मेरे को मिल गया 2,000 रुपये मिल गया। तो बोलो इन्वेस्टमेंट्स खरीदा कितने में था? और ये मेरी इनकम है क्या? नहीं, मेरी इनकम नहीं है। खरीदा था 10,000 में, तो मैं बोलूँगा खरीदा हुआ पैसा वापस आ गया। तो इन्वेस्टमेंट्स खरीदने में कितना लगा था? इन्वेस्टमेंट्स टू कैश बैंक, तो हम बोलेंगे वापस आ गया, एंट्री बन जाएगी कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स। तो प्री एक्विजिशन डिविडेंड में कॉस्ट ऑफ इन्वेस्टमेंट गेट रिड्यूस्ड। हैव यू गॉट इट? तो लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट। ये कंसोलिडेशन में तुम सीखती हो, ये कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। यस एवरीवन, डन? फिर उसके बाद इधर आ जाओ, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या एंट्री पास करना चाहिए? कैश बैंक, मालूम ही नहीं क्या डेबिट बोलने का, कैश बैंक। क्या एंट्री पास करने का? इन्वेस्टमेंट्स खरीदा तो हाँ, वी हैव टू बी स्पेसिफिक। ऐसा बोला है, राइट स्पेसिफिक नेम ऑफ द अकाउंट, जैसे अकाउंटिंग में बोलते हैं। वापस से क्या एंट्री बन जाएगी? लिख दो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। हो गया? यहां पे क्या लिखा है? सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। क्या लिखा है? एट लॉस। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट एट लॉस। लॉस हुआ ना? अगर लॉस हो गया तो एंट्री क्या? सेल में उल्टी एंट्री आती है, कैश टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन लॉस हो गया तो पीएनएल डेबिट होगा। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। और दूसरे बाजू क्या लिखा है? एट प्रॉफिट। एट प्रॉफिट के लिए एंट्री पास करेंगे। सुनो, प्रॉफिट आएगा तो ऐसे तो एंट्री आती है कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स टू प्रॉफिट एंड लॉस, लेकिन यहाँ पे क्या लेजर पोस्टिंग का काम आएगा। लेजर पोस्टिंग में ना कंबाइन एंट्री नहीं पास करने का, प्रॉफिट में 2 एंट्री पास करने का। पहली एंट्री पास करने का कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट्स, क्या बोलेंगे? और दूसरी एंट्री इन्वेस्टमेंट्स टू पीएनएल। इंस्टेड ऑफ पासिंग 1 सिंगल एंट्री कंबाइन एंट्री, बेटर टू पास 2 एंट्री, पोस्टिंग बिकम्स इजी। प्रॉफिट के केस में, लॉस में नहीं, लॉस में कंबाइन एंट्री चलता है। तो वहां पे पहली एंट्री लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स। ये सेलिंग प्राइस पे एंट्री पास होती है, एट सेलिंग प्राइस। कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट। और दूसरी एंट्री लिख दो इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट, इन्वेस्टमेंट्स अकाउंट डेबिट टू पीएनएल अकाउंट। बोलो समझा क्या? फिर उसके बाद बोलो नेक्स्ट क्या है? नाउ परचेज एंड सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। बोलो परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स, वहां पे क्या लिखा है? ये बाजू विदाउट पीएफडी, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन मेंटेन नहीं कर रहे। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट्स की क्या एंट्री पास करेंगे? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। 1000 रुपीज की एंट्री पास करो। यहां पे 1000 रुपीज लिखना,
फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, राइट द वैल्यू 1000। उसके नीचे, बाजू में नहीं, उसके नीचे नेक्स्ट एंट्री डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। अरे तुमने पीएफडी मेंटेन किया है क्या? नहीं, तो नॉर्मल डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या आती है? डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, लिख दो 200 रुपीज। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट 200 रुपीज लिख दिया। अच्छा, अब उसके नीचे क्या लिखा है? एक मिनट, फिक्स्ड एसेट्स खरीदा कितने में था? कितना डेप्रिशिएट हो गया? आज उसकी वैल्यू क्या बची? 800 वैल्यू बची, और कितने में बेच रहे हो? तो प्रॉफिट है क्या लॉस है? लॉस है, तो लॉस की तो कंबाइंड एंट्री बन सकती है ना। तो मेरी एंट्री क्या बन जाएगी? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट 600, कैश बैंक अकाउंट डेबिट 600, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट 200 टू फिक्स्ड एसेट्स 800, टू फिक्स्ड एसेट्स 800। अगर प्रॉफिट आया होता तो यहां पे भी दो एंट्री बनती थी। पहली एंट्री बनती थी कैश बैंक टू फिक्स्ड एसेट्स, दूसरी एंट्री बनती थी फिक्स्ड एसेट्स टू पीएनएल। प्रॉफिट आएगा तो दो एंट्री बनाने का लेजर पोस्टिंग बिकम सिंपल। चलो दूसरे साइड चले जाओ, विथ पीएफडी बोला हुआ है। पहले सबसे पहले परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट सेम रहेगा, क्या एंट्री बन जाएगी? फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लिख दो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट 1000, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, टू कैश बैंक अकाउंट 1000 लिख दिया। और बोलो उसके नीचे क्या लिखा है? लेकिन जब पीएफडी अकाउंट मेंटेन होता है ना, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट्स नहीं, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट, क्या एंट्री बन जाएगा? लिख दो डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू पीएफडी अकाउंट, टू पीएफडी अकाउंट अमाउंट लिख दो 200, डेप्रिसिएशन टू पीएफडी 200। अच्छा, अभी हम लोग बेच रहे हैं, कितने में बेच रहे हैं? तुमने एसेट खरीदा कितने में था? 1000 में खरीदा था, और डेप्रिशिएट कितना कर लिया? 200। तो आज एक्चुअली फिक्स्ड एसेट्स है कितने का? और बेच रहे कितने में? 600 में बेच रहे। तो प्रॉफिट या लॉस? अगर लॉस है तो अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी कंबाइंड, बराबर ना। प्रॉफिट होता तो दो अलग अलग एंट्री बनती थी। अच्छा मेरी बात सुनो, अभी मेरा फिक्स्ड एसेट्स है तो 800 का, लेकिन ऊपर दिख रहा कितने का? 1000 ना। 1000 डेबिट हुआ था, फिर कभी क्रेडिट हुआ क्या? बाजू में तो 1000 डेबिट हो गया, अगले एंट्री में क्रेडिट हुआ था 200। बाजू में देखो, पहले 1000 डेबिट हुआ था, अगले एंट्री में क्रेडिट हो गया 200, तो 800 बचा था। लेकिन यहां पे तो 1000 डेबिट होने के बाद क्रेडिट हुआ क्या? नहीं हुआ। फिर भी मालूम तो है 800 का है, 800 का मालूम है, क्योंकि डेप्रिसिएशन चार्ज किया है ना। तो जब भी पीएफडी होता है ना, तो एंट्री फॉर डेप्रिसिएशन में बाजू में क्या लिखा था? कैश बैंक डेबिट, पीएनएल डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स, साथ में एक पीएफडी भी डेबिट होएगा। क्या डेबिट होएगा? तो अब एंट्री में क्या आ जाएगा? कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पीएफडी अकाउंट डेबिट, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। कैश बैंक अकाउंट डेबिट, पीएफडी एक नया अकाउंट आ गया, बाजू में नहीं था। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स। बोलो फिक्स्ड एसेट्स कितना डेबिट था ऊपर? हाँ, तो 1000 क्रेडिट कर देंगे, बेच दिया तो बुक से निकलना चाहिए ना। और कितने में बेचा है? 600 में। पीएफडी ऊपर कितना क्रेडिट था? 200। और लॉस कितने का? देखो पीएफडी लिखने के वजह से 800 रुपए का इफेक्ट मिल गया। हैव यू गॉट इट? ये 1000 क्रेडिट और 200 डेबिट, तो नेट क्रेडिट हुआ ना 800।
तो पीएफडी इसलिए लिखा जाता है ताकि अपने को फिक्स्ड एसेट्स में 800 का इफेक्ट मिले, क्योंकि कॉस्ट माइनस पीएफडी डब्ल्यूडीवी होता है। तो जब पीएफडी होगा तो बेचने के एंट्री में कैश बैंक अकाउंट डेबिट और साथ में कौन सा अकाउंट डेबिट, पीएफडी। अगर प्रॉफिट में बेचा होता तो पहली एंट्री बनती थी कैश बैंक डेबिट पीएफडी डेबिट टू एसेट, और दूसरी एंट्री एसेट अकाउंट डेबिट टू पीएनएल। हैव यू गॉट इट? सो प्रॉफिट की एंट्री लिख दो, वो दोनों के लिए कॉमन ही लिख दो। प्रोफोमा एंट्री है, कोई अमाउंट लिखने की जरूरत नहीं है। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स होता तो ऊपर की एंट्री में चेंज आता। विदाउट पीएफडी में बोलते थे कैश बैंक टू फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स टू पीएनएल, और विद पीएफडी वाले में बोलते थे कैश बैंक डेबिट पीएफडी डेबिट टू फिक्स्ड एसेट्स एंड फिक्स्ड एसेट्स टू पीएनएल। तो लिख दो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट ऑन सेल की एंट्री दी है ना मैंने, नीचे प्रॉफिट ऑन सेल में लिख दो फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, फिक्स्ड एसेट्स अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, टू प्रॉफिट, यू आर नॉट राइटिंग, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। हैव यू डन इट? चलो फिर उसके बाद आ गया प्रोविजन फॉर टैक्स। प्रोविजन जो क्रिएट होता है ना वो पीएनएल से क्रिएट होता है। कहां से क्रिएट होता है? हाँ, प्रोविजन पीएनएल अकाउंट से क्रिएट होता है। तो प्रोविजन फॉर टैक्स के लिए अपने को एंट्री पास करनी पड़ेगी। क्या एंट्री पास करनी पड़ेगी? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स। लिख दो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट। लेकिन अब वो प्रोविजन जब हम टैक्स पे करते हैं तो अगली एंट्री और पास करते हैं। क्या एंट्री पास करते हैं? प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। तो बाजू में लिखा है ना, पहले तो ये एंट्री पास की प्रॉफिट एंड लॉस टू प्रोविजन फॉर टैक्स एंड टैक्स पेड आउट ऑफ प्रोविजन। सो लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट, प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। प्रोविजन फॉर टैक्स अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और यहां पे क्या लिखा है? इनकम टैक्स पेड विदाउट, अच्छा सुनो, इनकम टैक्स पेड विदाउट प्रोविजन, तो वो प्रोविजन अकाउंट अगर क्रिएट ही नहीं होता, बाजू में जो दोनों एंट्री पास की ना ऊपर, उसमें प्रोविजन हटा दो तो एंट्री क्या बनती है? पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। इन शॉर्ट इनकम टैक्स टू कैश बैंक। क्या एंट्री बन जाएगी? लिख दो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, और पीएनएल में ब्रैकेट में लिख देना इनकम टैक्स, पीएनएल अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और जो पीएनएल अकाउंट लिखा है ना डेबिट, वहां पे ब्रैकेट में लिख दो इनकम टैक्स। तो डायरेक्ट एंट्री, प्रोविजन क्रिएट नहीं हुआ तो सीधा इनकम टैक्स टू कैश बैंक। चलो उसके बाद क्या लिखा है बाजू में? डिविडेंड पेड। अभी डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री क्या पास की थी? कैश बैंक टू डिविडेंड, तो उल्टी एंट्री हो जाएगी डिविडेंड टू कैश बैंक, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट, डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। लिख दिया? अच्छा, डिविडेंड पेड और रिसीव्ड में फर्क ये है, वो डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री में जाओ। तुमने डिविडेंड रिसीव्ड की एंट्री पहले पेज पे पास की है, देखो एकदम नीचे क्या लिखा है? बैंक अकाउंट डेबिट हो, डिविडेंड रिसीव्ड इनकम है। डिविडेंड रिसीव्ड क्या है? हाँ, तो टू डिविडेंड लिखा है ना, डिविडेंड क्रेडिट लिखा है ना, ब्रैकेट में लिखो पीएनएल टू डिविडेंड। वो उधर है, उधर डिविडेंड उधर है, देखो डिविडेंड, डिविडेंड। हाँ, तो जो डिविडेंड क्रेडिट हुआ है उधर ब्रैकेट में लिख देने का पीएनएल। क्या लिखने का? पीएनएल, क्योंकि वो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, वो इनकम है। और अभी हम लोग ने क्या लिखा? डिविडेंड पेड लिखा है। यहां पे एंट्री क्या लिखा है? तो डिविडेंड डेबिट जो हुआ है वो एक्सपेंस नहीं है, वो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स है। डिविडेंड क्रेडिट हुआ वो तो इनकम है, वो पीएनएल के क्रेडिट में जाएगा, लेकिन डिविडेंड पेड है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स, दैट इज नॉट एन एक्सपेंडिचर। ये जाएगा पीएनएल एप्रोप्रिएशन में। किधर जाएगा? अकाउंट्स करते थे तो डिविडेंड पेड वाली एंट्री में डिविडेंड अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक लिखा है ना, तो डिविडेंड जो डेबिट है ना, डिविडेंड अकाउंट डेबिट,
वहां पे ब्रैकेट में लिख दो ऑल अंडरस्टूड दिस। तो डिविडेंड पेड इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट्स। चलो फिर ये क्या आ गया, डिबेंचर इंटरेस्ट पेड। अभी डिबेंचर इंटरेस्ट पेड के लिए एंट्री क्या पास करेंगे हम लोग, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। लिख दो डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक, डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक अकाउंट। डिबेंचर इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक। और क्या लिखा है, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। अभी सुनो, ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। व्हाट एंट्री विल बी पास फॉर ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व्स। कभी भी रिजर्व्स में ट्रांसफर करते तो एंट्री क्या आती है, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, क्योंकि रिजर्व्स में हमेशा अप्रोप्रिएशन से ट्रांसफर होता है। किधर से ट्रांसफर होता है, तो एंट्री क्या बन जाएगी, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। लिख दो पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व्स। यस, व्हाट इज द नेक्स्ट, इंश्योरेंस क्लेम और कॉम्पनसेशन रिसीव्ड। इंश्योरेंस क्लेम मिलेगा तो एंट्री क्या पास करेंगे, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। लिख दो कैश बैंक अकाउंट डेबिट, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम। जगह है तो स्लैश कंपनसेशन लिख देना, कैश बैंक अकाउंट डेबिट टू इंश्योरेंस क्लेम स्लैश कंपनसेशन। पेस है तो, नहीं तो रहने देना। और बोलो उसके बाजू में, उसके बाजू में क्या लिखा है, गुडविल, डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, अंडरराइटिंग कमीशन, रिटर्न ऑफ। कभी भी राइट ऑफ होता है पीएनएल से तो एंट्री बनती है पीएनएल टू रिटर्न ऑफ आइटम। क्या बोलेंगे हम लोग, लिखो पीएनएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल, कॉमा डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स, कॉमा अंडरराइटिंग कमीशन। पीएनएल अकाउंट डेबिट टू गुडविल स्लैश डिस्काउंट ऑन डिबेंचर्स स्लैश अंडरराइटिंग कमीशन। तो पीएनएल से हम लोग राइट ऑफ करते हैं, डन। हाँ, उसके बाद बोलो नेक्स्ट ट्रांजैक्शन, सेल ऑफ फुल्ली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। नाउ सेल ऑफ फुल्ली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट्स, तो सुन लो, मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट्स था, मेरा था इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ किंगफिशर, इन्वेस्टमेंट्स इन शेयर्स ऑफ किंगफिशर। फिर मालूम पड़ा कंपनी बंद हो गई। मैं स्क्रिप्ट में हमेशा देखता था कितने का शेयर है, वो दिखना ही बंद हो गया। वो दिखना ही बंद हो गया तो बोलो ये शेयर किसी को बेच सकता हूं, मेरे डीमेट अकाउंट में तो पड़ा है, बट इसकी कोई वैल्यू बची है, नहीं बची है, लॉस हो गया। तो मैंने क्या किया, पूरा जैसे बैड डेट्स होता है ना, लेस फ्रॉम डेटर्स पीएनएल डेबिट, पैसा डूब गया, वैसे पूरा इन्वेस्टमेंट्स पीएनएल में राइट ऑफ कर दिया, एंट्री पास कर दी, लेस फ्रॉम इन्वेस्टमेंट्स पीएनएल डेबिट। वैसे मैंने सत्यम कंप्यूटर्स में भी इन्वेस्ट कर रखा था, किंगफिशर में भी किया था, और कहां किया था, सत्यम कंप्यूटर। और अपना नसीब ऐसा, दो कंपनी में इन्वेस्ट किया फर्स्ट टाइम और दोनों में ही पैसा डूब गया। सत्यम कंप्यूटर्स में भी हालत खराब, उसका भी स्क्रिप्ट तो दिखता ही नहीं है। लेकिन कुछ दिन के बाद में किंगफिशर में तो कोई बिजनेस मॉडल ही नहीं था, तो कोई आगे आया ही नहीं वो कंपनी को खरीदने को, लेकिन यहाँ पे महिंद्रा ने इसको खरीद लिया, सत्यम कंप्यूटर्स को एक्वायर कर लिया, क्योंकि बिजनेस मॉडल तो प्रॉफिटेबल था, उन लोग ने खाली पैसे का गड़बड़ किया तो उसके वजह से प्रॉब्लम में आ गए थे। तो महिंद्रा कंपनी ने जैसे ही खरीदा ना, फिर से अपने को एक दिन शेयर प्राइस में दिख गया, अपन ने बेच दिया। जैसे दिखा डर लगा, बोला बाद में नहीं दिखेगा, फिर से जो मिल रहा है बेचो, पैसा निकाल लो, कि अपने डीमेट अकाउंट में तो पड़ा ही था ना। तो मैं तो पूरा बैलेंस शीट से निकाल के पीएनएल में राइट ऑफ कर चुका था। हैव यू गॉट इट? तो आज अगर मैं बेचूंगा तो कैश बैंक टू इन्वेस्टमेंट नहीं बोल सकता, कैश बैंक टू पीएनएल। क्या बोलेंगे? हैव यू गॉट इट?
क्योंकि मेरे पास बैलेंस शीट में इन्वेस्टमेंट है ही नहीं, मेरा तो पूरा पीएनएल डेबिट हो गया था, तो अभी ये पीएनएल क्रेडिट होगा। तो लिखो कैश बैंक टू पीएनएल। सेल ऑफ फुल्ली रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट, जो पूरा इन्वेस्टमेंट पीएनएल में डेबिट हो चुका था, आज अगर बेचेंगे तो पीएनएल वो जो लॉस था उसकी रिकवरी होगी, जो लॉस बुक कर दिया था उसकी रिकवरी होगी। हाँ और बोलो क्या है। मैं रियलाइज गेन की बात कर रहा हूं। मैं जब AS11 कराता हूं तो बार बार बोलता हूं ना, रियलाइज्ड गेन विल कम इन कैश फ्लो। सब्सिक्वेंट मेजरमेंट में खाली वो हम लोग मॉनेटरी आइटम को रिवैल्यू करते हैं, मैं बोलता हूं ये इसमें कोई कैश इन्वॉल्व नहीं है, वो नहीं आएगा कैश फ्लो में। तो यहां पे रियलाइज गेन का मतलब है बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन। लिखो एक्सचेंज गेन है ना, वहां पे लिखने का बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन, ये रियलाइज गेन है, बैंक अकाउंट डेबिट टू एक्सचेंज गेन। और एक्सचेंज लॉस में लिखोगे एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो रियलाइज गेन और लॉस विल कम इन बैलेंस शीट, सॉरी इन कैश फ्लो स्टेटमेंट, इन कैश फ्लो स्टेटमेंट। एक्सचेंज लॉस अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये कौन सा है, वो सेटलमेंट के दिन जो गेन और लॉस होता है ना, ये वो है, सब्सिक्वेंट मेजरमेंट वाला नहीं। तो अपन ने एंट्री सब कर ली। अभी एंट्रीज तो जब भी हम लोग अभी प्रोसीजर पे जाएंगे ना, तब एंट्रीज अपने को काम आएगी, लेकिन उसके पहले कुछ फॉर्मेट सब अपने को बनाने पड़ेंगे। अगले पेज पे प्रोसीजर लिखवाया था, और प्रोसीजर के बाद में हाँ नोट्स चल रहा था ना, प्रोविजन फॉर टैक्स। ठीक है, एक आमने सामने के पेज पे आ जाओ जरा, सब लोग आमने सामने के पेज पे आ जाओ। 2 front side pages. On the red line write question number 1. Left hand side page. Left hand side page on the red line write question number 1. Cash flow statement. Cash flow statement. अंडरलाइन कर दो, पूरे लाइन को अंडरलाइन कर दो। कैश फ्लो स्टेटमेंट अंडरलाइन, पूरे लाइन पे ही अंडरलाइन कर दो। और उसके नीचे लिखो रोमन 1, बिलो दैट राइट, तुमने अभी ये लिखा है, बिलो दैट राइट रोमन 1, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ब्रैकेट में इनडायरेक्ट मेथड। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज ब्रैकेट में लिख दो इनडायरेक्ट मेथड, इनटू ब्रैकेट राइट इनडायरेक्ट मेथड, इनडायरेक्ट मेथड लिख दिया। हाँ फिर उसके बाद अंडरलाइन कर दो पूरे को, और पहले कॉलम्स नहीं बनाना, कॉलम्स बाद में बनेगा। लिखो इमीडिएट नेक्स्ट टाइम पे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ऑन द इमीडिएट नेक्स्ट टाइम राइट नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, net profit before tax. Below that add non-operating / non-cash expense, non-operating non-cash expense, non-operating non-cash expense ब्रैकेट में P&L डेबिट। 2 कॉलम आने वाला है, संभाल के लिखना। तुमको दिखता होगा 2 कॉलम है, एकदम फ्री हैंड मत लिखो, टच कर दोगे उधर, थोड़ा दिमाग होना चाहिए, सामने प्रेजेंटेशन है तुम्हारे सामने। इसके नीचे लीव 6 लाइन्स, 6 लाइन खाली रख दो, और फिर लिखो लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स, नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स, लेस नॉन ऑपरेटिंग नॉन कैश इनकम्स। अंडरलाइन करो, लीव 3 लाइन्स, ब्रैकेट में लिखना P&L क्रेडिट, इनटू ब्रैकेट राइट P&L क्रेडिट, लीव 3 लाइन्स। लीव 3 लाइन्स, उसके बाद में नेक्स्ट 3 लाइन छोड़ के लिख दो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, operating profit before working capital changes. Below that leave 6 lines, leave 6 lines and write
कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स, अंडरलाइन करो। कैश फ्रॉम ऑपरेशन बिफोर टैक्स अंडरलाइन कर दो। अगले लाइन पे लिखो लेस इनकम टैक्स पेड। ऑन द नेक्स्ट लाइन राइट लेस इनकम टैक्स पेड, लेस इनकम टैक्स पेड, एंड इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे लिखो कैश फ्रॉम ऑपरेशन, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स, कैश फ्रॉम ऑपरेशन आफ्टर टैक्स। फिर लिखो एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, एड और लेस एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स अंडरलाइन करो। इसके नीचे 2 लाइन खाली रख दो। लीव 2 लाइन्स ब्लैंक एंड राइट नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट, नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम, नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ब्रैकेट में लिख दो ए, इंटू ब्रैकेट राइट कैपिटल ए, और क्लोज कर दो और 2 कॉलम बना लो। क्लोज करके 2 कॉलम बना लो। बन गया 2 कॉलम। सामने वाले पेज पे ऑन द रेड लाइन, सामने वाले पेज पे ऑन द रेड लाइन राइट रोमन 2 कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, 7 लाइन्स, 7 लाइन्स का स्टेटमेंट बना लो और 7th लाइन पे लिख देना नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट। 7 लाइन्स का स्टेटमेंट बना लो और 7th लाइन पे लिख देना नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट, जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज, नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज। नेट कैश जनरेटेड और लॉस फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज हो गया। फिर इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे लिखोगे ऑन इमीडिएट नेक्स्ट लाइन कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, ये भी 7 लाइन्स का स्टेटमेंट बनाओ और 7th लाइन पे लिखोगे नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट, नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम, नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज, नेट कैश जनरेटेड और लॉस्ट, जनरेटेड और लॉस्ट फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। Done. 7 line statement, and below that on immediate next line net increase in cash and cash equivalent, net increase in cash and cash equivalent, net increase in cash एंड कैश इक्विवेलेंट, पूरे को अंडरलाइन कर दो। नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडरलाइन कर दो। उसके नीचे ए प्लस बी प्लस सी, इमीडिएट नेक्स्ट लाइन पे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडरलाइन।
कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स अंडरलाइन करो और उसके नीचे लिखो ओपनिंग एंड बिलो दैट ओपनिंग बैलेंस, बिलो दैट क्लोजिंग बैलेंस, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस। और फिर लिखोगे पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, राइट, पीएनएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट, 6 lines, 6 lines, buy balance brought down to balance carried down. Prepare it for 6 lines. Buy balance brought down to balance carried down. Profit and loss appropriation account. इतना नहीं बनाने का, 6 लाइन बोला तो 6 लाइन का गिन के बनाने का। Profit and loss appropriation account. Buy balance brought down to balance carried down. Buy balance brought down to balance carried down. Yes, this was question number 1. उसके बाद में नेक्स्ट पेज पे आमने सामने का साइड खाली रख दो। अगले पेज पे जाओ, आमने सामने का पेज खाली रख देना। उधर एक पे वर्किंग नोट आएगा, दूसरे पे डायरेक्ट मेथड आने वाला है। आमने सामने का पेज खाली रख दिया, फिर से वापस से लेफ्ट हैंड साइड पेज पे आ जाओ और ये सेम फॉर्मेट फिर से बना लो। ये रेगुलर फॉर्मेट है इनडायरेक्ट मेथड के लिए। मैंने क्या बोला समझा ना? ये तुमने अभी जो पहला क्वेश्चन नंबर 1 बनाया है, ये क्वेश्चन नंबर 1 के बाद में मैंने तुम लोगों को नेक्स्ट पेज ब्लैंक रखने के लिए बोला हुआ है। उसके बाद में नेक्स्ट पेज देख लो, ये पहला फॉर्मेट है। उसके बाद नेक्स्ट पेज आमने सामने का पेज ब्लैंक, और फिर से तुम नए पेज पे आ जाओगे और ये जो लेफ्ट हैंड साइड पेज है यहां पे लिखोगे क्वेश्चन नंबर 2 और सेम फॉर्मेट वापस से बनाना है। स्टार्ट प्रिपेयरिंग, सेम टू सेम फॉर्मेट, ऊपर क्वेश्चन नंबर 2 लिख देना और सेम फॉर्मेट बना लो और यहां तक कंप्लीट करके रखो।